हेलो, जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अवतार स्टडी 7054 पर। मैं विनोद प्रजापति आज के सेशन में बात करने वाला हूं द्रव्य के सामान्य गुण या जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में। आप लोग को पता होगा कि ब्रह्मांड में उपस्थित वस्तुएं होती हैं जिनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि वह किस प्रकार की वस्तुएं होती हैं और कौन-कौन सी होती हैं, वे हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आप बने रहिएगा इस वीडियो के एंड तक। तो चलते हैं दोस्तों, चर्चा करते हैं अपने सेशन या अपने टॉपिक पर, जो कि है द्रव्य का सामान्य गुण, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ध्यान दीजिएगा, जनरल, देखिए 1 मिनट। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। देखिए, ब्रह्मांड में उपस्थित प्रत्येक वस्तु जिसका अपना द्रव्यमान होता है या तथा जो स्थान घेरता हो वह द्रव्य कहलाता है। ना समझिए, ब्रह्मांड में उपस्थित प्रत्येक वस्तुएं हैं ना, वो अपना द्रव्यमान या अपना मास और वो अपने स्थान को घेरे, वह सभी द्रव्य हैं, चाहे वह जो वस्तुएं हों ना। ब्रह्मांड में जितनी भी उपस्थित वस्तुएं हों या प्रत्येक वस्तु जो पैर रखी है तो वो भी एक मास या एक स्थान घेरेगी, तभी वह द्रव्य कहलाएगी ना। उपस्थित मतलब पूरे ब्रह्मांड में उपस्थित प्रत्येक, मतलब प्रति एक, ऐसा नहीं कोई छूट रहा है। प्रत्येक वस्तु जिसका अपना द्रव्यमान या मास हो तथा जो स्थान घेरता हो वह द्रव्य कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? द्रव्य कहलाता है। चर्चा करते हैं, देखिए, अर्थात द्रव्यमान एवं आयतन युक्त प्रत्येक संरचना के द्रव्य हैं। क्या है? अर्थात जो द्रव्यमान है और एवं आयतन है वह इन्हीं युक्तियों के प्रत्येक संरचना के द्रव्य हैं ना। चाहे द्रव्यमान हो चाहे वह आयतन हो, दोनों तो स्थान घेरेंगे। द्रव्यमान जैसे मान लीजिए मास, मास कहते हैं ना, कितना मास है, कितने द्रव्य का अनुमान 5 केजी है इसका, 5 केजी। और आयतन कितना है, मान लीजिए 12 केजी ना, ये याद रखिएगा ना। दोनों का भी मास, चाहे इसे हम आयतन में व्यक्त करें चाहे इसे मास या द्रव्यमान में कहें, बात एक ही है। लेकिन वह दोनों हैं जो स्थान घेरेंगे, घेरेंगे ही नहीं तभी वह एक द्रव्य का निर्माण कर पाएँगे। तो आप समझ गए होंगे कि द्रव्य किसे कहते हैं? ब्रह्मांड में उपस्थित प्रत्येक वस्तुएँ जिनका एक अपना मास हो तथा वह स्थान घेरें, तो वह द्रव्य कहलाता है। चर्चा करते हैं कि द्रव्य की अवस्थाएँ कितनी होती हैं और द्रव्य के बारे में और अच्छे से जानकारी कैसे प्राप्त करते हैं, ये देखेंगे हम इस वीडियो के माध्यम से। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए, किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की मात्रा या क्वांटिटी ऑफ मैटर उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाती है तथा जो वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान की माप उसका आयतन या वॉल्यूम कहलाती है। आप समझ गए होंगे कि कोई भी वस्तु जो उपस्थिति में द्रव्य की मात्रा और उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाती है, जो कि वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान या माप या उसकी आयतन कहलाती है। जिसमें वस्तु की ऊंचाई, लंबाई एवं चौड़ाई शामिल है। देखिए, चाहे जल हो, वायु हो, मृदा हो, सोना हो, कुर्सी हो, किताब हो, आदि जितनी भी वस्तुएं होती हैं वह सारी की सारी द्रव्य हैं, जो कि स्थान घेरे और जिसका एक द्रव्यमान हो, वह टोटली क्या होंगी कि सभी वस्तुएं द्रव्य कहलाएंगी। जबकि ऊर्जा जबकि ऊर्जा, प्रकाश, ध्वनि, विचार, भावनाएँ आदि द्रव्य नहीं है। ये प्रकाश बताइए, प्रकाश तो उत्सर्जित होता है या किसी के दूसरे के माध्यम से उत्पन्न होता है। ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होती है। ध्वनि क्या होता है? साउंड्स के ज़रिए उत्पन्न होती है। विचार हमारे माइंड कंसंट्रेशन को आगे बढ़ाता है और विचार करते हैं तो माइंड से, क्या वो द्रव्य है? नहीं है। क्या यह कोई स्थान घेर रहा है? नहीं घेर रहा है, तो यह द्रव्य नहीं है। भावनाएँ क्या व्यक्त करती हैं आपके दिमाग में? तो ये भी क्या है? द्रव्य नहीं है। तो द्रव्य वह हैं जिनका एक खुद का मास हो और जो द्रव्यमान हो और वह एक अपना स्थान घेरते हों, तो ये सारे द्रव्य कहलाएँगे। और जैसे किताब तो घेरेगा स्थान, जैसे ऊर्जा, प्रकाश, ध्वनि, विचार, भावनाएँ आदि द्रव्य नहीं, क्योंकि ना यह इनका कोई मास होता है, ना यह कोई भी स्थान घेरते हैं। तो चर्चा करते हैं दोस्तों कि द्रव्य की अवस्थाएँ निम्न रूप से कितनी होती हैं, हम जानेंगे उनके बारे में। तो द्रव्य की अवस्थाएँ जो होती हैं दोस्तों, स्टेट्स ऑफ मैटर, देखिए, द्रव्य की अवस्थाएँ तो मुख्यतः 3 होती हैं, लेकिन हम पढ़ेंगे किनके? 5 अवस्थाओं के बारे में। देखिए, जो आप मूल रूप से पढ़ेंगे भौतिक अवस्थाएँ जो होती हैं या द्रव्य की अवस्थाएँ जो होती हैं, वो मूल रूप से 3 ही के बारे में पूछता है। तो आपको सभी को पता होगा कि ठोस,
द्रव और गैस, ये 3 अवस्थाएँ होती हैं। अब आप क्या बता रहे हैं कि इनमें से चौथी और 5वीं अवस्था कौन-सी है? तो चर्चा करेंगे अभी हम आगे थोड़ा, तो पहले हम चर्चा करेंगे इनके बारे में, ठोस, द्रव एवं गैस, जो कि बेहद ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में इन्हीं से पूछता है। और एक है प्लाज़्मा। प्लाज़्मा है जो कि बॉयज़ आइंस्टीन है 5वाँ। ये दोनों रहेंगे, भी बताते हैं इसको। पहले हम चर्चा करते हैं ठोस के बारे में या सॉलिड के बारे में। देखिए, जो ठोस वस्तुओं में आकार व आयतन या निश्चित होता है, जिसमें ठोस ना एक प्रकार का वह ठोस हो और उसमें क्या हो? आयतन। उसका आयतन क्या हो दोस्तों? निश्चित हो। ठोस और आयतन उसका क्या हो? निश्चित हो। और तभी वह क्या कहलाएगा? एक ठोस कहलाएगा, ठोस वस्तु कहलाएगा। जैसे उदाहरण में हम समझेंगे, जैसे काँच की बोतल, ना? काँच की बोतल वह ठोस होती है और उसका एक आकार होता है ना? उसका क्या होता है? एक आकार, ना कहीं छोटी होती है, ना कहीं बड़ी होती है। चर्चा करेंगे, ना? ना कहीं छोटी होती है, ना कहीं बड़ी होती है, उसका एक आकार होता है, ये जानेंगे। चाहे वह परख नली हो, इसी पर हम चर्चा करते हैं, क्या? परख नली, परख नली व कुर्सी आदि, इन सभी का एक आकार होता है, ठोस भी होती हैं और वस्तुओं के आकार तथा आयतन जो इसका होता है एक निश्चित रूप से होता है, तो वह ठोस कहलाते हैं। वही चर्चा करते हैं अब द्रव के बारे में, लिक्विड के बारे में। तो इन सब की परिभाषा देना या उदाहरण देना मुश्किल वाली बात है, लेकिन हमारा बताना कर्तव्य है, क्योंकि क्या पता ना कोई मूर्ख ही बैठा हो क्लास में। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए द्रव, देखिए द्रव या लिक्विड, द्रव अवस्था में वस्तु का आकार अनिश्चित परंतु आयतन निश्चित होता है, जैसे जल, दूध, तेल, पेट्रोल आदि। ना द्रव अवस्था में क्या होता है दोस्तों? वस्तु का आकार, क्या वस्तु का आकार आप निश्चित कर सकते हैं? जो वस्तु का आकार होता है, जो वस्तु का आकार होता है, क्या उसे आप निश्चित कर सकते हैं? बताइए, क्या आप उसे निश्चित कर सकते हैं? नहीं। क्या आपको पता है कि यह जल कितनी दूरी में फैला हुआ है? नहीं। तो क्या कह रहा है कि उसका आयतन निश्चित होता है और उसका आकार अनिश्चित होता है। आकार की कोई परिगणना इसमें आप नहीं कर सकते द्रव्य में, लेकिन उसका आयतन जो होता है, उसका जो आयतन होता है दोस्तों, वह निश्चित होता है। निश्चित होता है, जैसे कि जल, दूध, तेल, पेट्रोल आदि। वही चर्चा करते हैं द्रव की तीसरी अवस्था, जिसे हम गैस अवस्था या गैसीय अवस्था कहते हैं। देखिए, गैसीय अवस्था जो होती है, वह वस्तु के आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। ना वह कोई उसका वस्तु का आकार होता है, ना ही वस्तु का आकार होता है और ना ही उसका कोई आयतन होता है, ना ही कोई आयतन होता है। वह सभी अनिश्चित होते हैं आकार और आयतन दोनों में, ये याद रखिएगा। ना जैसे गैसें जो होती हैं वह जिस पात्र में रखी जाती हैं, उसका आयतन व आकार वह ग्रहण कर लेती हैं। देखिए, कोई बोतल लीजिए ना, ये कोई बोतल है मान लीजिए, ये एक प्रकार से कोई बोतल है, इसमें आप गैस प्रवाहित करेंगे तो वह अपना स्थान घेर लेगी। जितना उसको स्थान की ज़रूरत होगी, वह उतना स्थान अपना ग्रहण कर लेगी। तो जैसे जिस पात्र में रखी जाती है, उसका आकार, गैसें जिस पात्र में रखी जाती है, उसका आकार एवं आयतन ग्रहण कर लेती है। जैसे कि वायु, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि जो गैसें हैं, ये सभी गैसीय अवस्था या गैस के उदाहरण हैं। तो ये याद रखना है आपको कि गैसीय अवस्था में वस्तु का आकार एवं आयतन दोनों क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं। जैसे गैसें जिस पात्र में रखी जाती हैं, वह उसका आकार एवं आयतन ग्रहण कर लेती हैं। वह उसका आकार एवं आयतन ग्रहण कर लेती हैं। जैसे उदाहरण में है वायु, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि। वही चर्चा करते हैं अब गैस की चौथी अवस्था, समझेंगे कि प्लाज्मा क्या है और वह उसका अवस्था का निर्माणाकृत क्यों हुआ है। फिर उसके बाद 5वां होगा बॉयस आइंस्टीन संघनन। तो देखते हैं प्लाज्मा के बारे में, या प्लाज्मा स्टेट या प्लाज्मा अवस्था। तो देखिए, प्लाज्मा जो होती है वह गैसों की आयनीकृत अवस्था है, जिसमें धनावेशित आयन तथा ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन की संख्या लगभग बराबर होती है। देखिए, आप समझेंगे जो प्लाज्मा होते हैं दोस्तों, जो प्लाज्मा होते हैं उनमें आवेश होता है। क्या होता है? आवेश होता है। चाहे वह धनावेश हो, चाहे वह धनावेश हो, चाहे वह ऋणावेश हो, ना? चाहे वह ऋणावेश हो। ये दोनों आवेश जो होते हैं दोस्तों, वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होते हैं, इक्वली। क्या होते हैं दोस्तों? वह इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होते हैं। यदि कोई धनावेश 50
मान लीजिए 10 की पावर 9 है, 10 की पावर 10 है और वहीं कोई ऋणावेश है 10 की पावर -10 है और ये +10 है, तो ये जो होगा इनके जो इलेक्ट्रॉन होंगे दोस्तों, इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन होंगे वह इनके क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्या होंगे? इक्वल होंगे मतलब बराबर होंगे। कि ये याद रखना है प्लाज़्मा जो गैसों की आयनीकृत अवस्था है, मतलब ये गैसों से निर्मित किया गया है ना, गैसों से निर्माणाधीन जो है वो क्या है? प्लाज़्मा। क्या है दोस्तों? प्लाज़्मा। प्लाज़्मा है तो वह आयनीकृत धनायनों तथा ऋण आयनों या ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के लगभग बराबर होते हैं। वहीं क्या है? बॉस-आइंस्टीन संघनन। ये बॉस-आइंस्टीन संघनन एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपने नाम की एक संरचना की और इसका उपयोग लगभग वही न्यूक्लियर बम या सब इनमें उपयोग करते हैं जिनमें अन्य प्रकार के तत्वों को ऐड किया जाता है। तो जो वेरी इंपॉर्टेंट है ये है प्लाज्मा। इसमें बस आपसे इतना पूछेगा क्या इसके ऋणावेश और धनावेश दोनों इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होते हैं? तो बिल्कुल हाँ, क्योंकि इसके धनावेश और इनके ऋणावेश दोनों ही इक्वल होते हैं किसके? ऋणावेश दोनों किसके होते हैं? इक्वल होते हैं बोस-आइंस्टीन सॉरी प्लाज्मा प्लाज्मा के बारे में। तो ध्यान दीजिएगा, यहीं पर हम चर्चा करते हैं अपने नेक्स्ट बिंदु पर थोड़ा जानेंगे, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिएगा, देखिए द्रव्य की जो मुख्य अवस्थाएं एवं उनके गुण होती हैं, देखिए जो गुण आकार क्या होता है, इनका आकार निश्चित होता है। जिनका आकार निश्चित नहीं होता है अर्थात द्रव्य पदार्थ जिस पात्र में रखे जाते हैं वह उसका आकार ग्रहण कर लेते हैं। वहीं गैस के बारे में देखते हैं तो इनका आकार जो होता है निश्चित नहीं होता है। ये जिस पात्र में रखी जाती हैं उसका आकार ग्रहण कर लेती हैं। द्रव क्या है कि इनका आकार निश्चित नहीं होता अर्थात द्रव पदार्थ जिस पात्र में रखे जाते हैं उसका आकार ग्रहण कर लेते हैं। उन्हीं प्रकार गैस है कि इसका भी आकार निश्चित नहीं होता है और यह जिस पात्र में रखी जाती हैं उसका आकार ग्रहण कर लेते हैं। आयतन के बारे में चर्चा करते हैं तो जो ठोस का आयतन होता है निश्चित होता है और वहीं जो द्रव का आयतन होता है वह भी निश्चित होता है। लेकिन जो गैस होता है उसका आयतन जो होता है निश्चित नहीं होता। ये अपने पात्र के संपूर्ण आयतन में विस्तृत हो जाता है। अब बहने का गुण समझेंगे कि देखिए ठोस क्या बहता है? नहीं बहता। द्रव होता है जो यह ऊपर से नीचे की ओर बहते हैं और जो गैस होती है वह प्रत्येक दिशा में बहती है। गैस का क्या है? गैस कई दिशाओं में भी बँटकर बह सकती है। वहीं पर चर्चा करेंगे दाब का प्रभाव के बारे में। तो दाब का प्रभाव क्या है? इनको बहुत कम दबाया जा सकता है। ठोस को ना जो बहुत ही कम दबाया जा सकता है। जो द्रव होते हैं इनको ठोस की अपेक्षा अधिक दबाया जा सकता है और जो गैस होते हैं इनको सबसे अधिक दबाया जा सकता है। दबाया मतलब इनको दाब या प्रेशर इस पे अधिक दिया जा सकता है। द्रव्य की मुख्य अवस्थाएँ और उनके गुण को। इनके कुछ गुण और हैं फिर लेकिन वीडियो में हम चर्चा करेंगे अपने अगले वीडियो में। अभी वीडियो लंबा हो जाएगा तो हम मिलते हैं दोस्तों आपको एक नए वीडियो में इन्हीं अवस्थाओं के आगे के बारे में बताएँगे कि दाब क्या है और उसके नियम क्या हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। अच्छा ये दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल अवतार स्टडी 7054 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों हम एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।